तो देखिए दोस्तों, एक बात और कहूँ कि आपको सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही चांस मिलता है यूपीएसआई के लिए, क्योंकि ये लगभग लगभग 2016 में आई थी, अब 20 चल रही है, लगभग इस साल आएगी। तो 4 साल में एक बार, और एज जो है वो लगभग 21 से 28 साल है। तो आप उम्मीद मान लीजिए 6-7 साल में सिर्फ 2 ही बार ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकलेंगी। तो आपको दिन रात मेहनत करनी है। अगर आपको एसआई बनना है तो भाई इसके लिए तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए भाई सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए सही दिशा का होना भी ज़रूरी है और सही समझ का होना भी ज़रूरी है एसआई बनने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, मेहनत की तो बात छोड़िए, मेहनत तो पहले ये तो समझ लीजिए कि हम इसके लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। हम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 2016 के नोटिफिकेशन के आधार पर, जो 2016 में भर्ती हुई थी उसके आधार पर। हो सकता है कुछ फेरबदल हो जाए, उसके लिए हम जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ज़रूर जानकारी देंगे और सही से बताएंगे। तो फ़िलहाल हम अभी जो पिछला जो 2016 का नोटिफिकेशन था उसके आधार पर ही हम तैयारी करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी बड़ा भी होता है, थोड़ा टफ भी आता है। क्योंकि इसमें देखिए द्वितीय लेवल की जो भर्ती प्रक्रिया होती है, और यूपीएसआई एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, और इसके लिए लाखों, कई लाख बच्चे जो है आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के बाद लाखों लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए चलते हैं इसमें। देखिए पुरुषों के लिए इसमें क्या है, ये हमारे लिए तो जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ से शुरू होती है। इसमें देखिए लेडीज़ भी होंगी, जो महिला पुलिस जो होती है यूपीएस महिला एसआई होती है उनके लिए भी, और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए भर्तियाँ निकलेंगी। इसमें देखिए थोड़ी सी हम जो वेतन की बात कर लें, सबसे पहले बात करेंगे वेतन की। तो इसमें वेतन कितना मिलता है भाई, तो सबसे पहले वेतन देख लेंगे भाई, वेतन कितना मिलता है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में वेतन की बात करें तो वेतन अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि वेतन काफ़ी है। यहाँ पे देखेंगे वेतन जो है, ये देखेंगे वेतन, तो वेतन अच्छा खासा है। वेतन है 9,300 से लेकर 34,800, जो वेतन है 9,300 से लेकर 34,800 तक है वेतन। वेतन तो अच्छा खासा है भाई। अब देखिए बात कर लें जो ग्रेड पे मिलता है, वो 4,200 रुपये का ग्रेड पे मिलता है, और 9,300 से लेके 34,800 तक का वेतन है। तो वेतन तो अच्छा खासा है, अच्छा खासा जो वेतन दे रही है सरकार इस भर्ती के लिए। तो सब चलो ये तो कंफर्म है कि भाई वेतन तो अच्छा खासा मिलेगा ही, और फिर कुछ फैकल्टी भी मिलेंगी, खाना पीना ओढ़ना बिछाना सब सरकार की तरफ रहता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई कौन एलिजिबल होगा कौन एलिजिबल नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पे एज में देखेंगे भाई, एज आयु, आयु में तो भाई कौन एलिजिबल होगा इसके लिए। तो सबसे पहले देखिए अभ्यर्थी की आयु जो ये 2016 के आधार पर है, तो अब 20 में निकलेंगी तो 20 वर्ष में जो मोटे तौर पे देखा जाए तो आयु जो एज होनी चाहिए वो लगभग 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 वर्ष की आयु जो है अधिक से अधिक होनी चाहिए। और एक बात और, अब 28 वर्ष अधिक से अधिक और कम से कम 21 वर्ष, केवल आपको लगभग लगभग केवल और केवल 7 वर्ष का ही टाइम मिल रहा है। अब 7 वर्ष में आपने कितनी मेहनत की है, कैसी मेहनत की है, ये सब आप पे निर्भर करता है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए भर्ती प्रक्रिया की अगर सोची जाए तो देखिए 2016 में निकली थी, 16 के बाद अब 2020 में शायद नोटिफिकेशन आएगा, और लगभग 4 साल में, केवल 4 वर्ष में, 4 साल में एक बार भर्ती हो रही है दोस्तों। 4 साल में एक बार भर्ती हो रही है। अब एक बात बताइए दोस्तों, जब 4 साल में एक बार भर्ती हो रही है तो क्या होगा कि 7 साल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 चांस ही मिलेंगे यूपीएसआई के लिए, जो दिन रात। और ऐसा नहीं है कि आप 21 वर्ष के ही हैं, हो सकता है आपकी एज कम भी हो सकती है, या आपकी हो सकती है 22 हो 23 हो, तो शायद दोबारा आपको चांस ना मिले। तो केवल आप एक ही बार मान के चलिए। ये सबसे अच्छी बात तो ये है, जिनकी उम्र अब 21 साल है या होने वाली है उनके लिए तो 2 चांस मिल सकते हैं, अन्यथा जिनकी उम्र
25 साल हो चुकी है या 26 साल हो चुकी है या उससे ज़्यादा है या उनकी कम 22-23 है, तो उनके लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी सबसे पहली बात एज की। अब देखिए बात करते हैं जो शैक्षिक योग्यता है उसकी। तो सबसे पहले तो देखेंगे भाई शैक्षिक योग्यता में क्या है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले शैक्षिक योग्यता में देखेंगे भारत में जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, देखिए विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी कुल मिला के जो है जो अभ्यर्थी है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, इसके लिए ग्रेजुएट ही एलिजिबल होगा। और ग्रेजुएट के बाद अब देखिए बात करते हैं या उसके समकक्ष कोई भी हो सकता है। देखिए मान के चलिए किसी ने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, ठीक है, और कुछ भी किया हो, बहरहाल इंटर के बाद जो क्लास होती है हमारी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, कम से कम ग्रेजुएशन हो। ऊपर को आपने कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो, ठीक है, सब चलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, केवल वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्ह या अधिक अंक प्राप्त किए हों। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित कर लेनी चाहिए। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और उनकी एज उनका जो है एग्ज़ाम दे दिया है फाइनल ईयर का और जो रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। अब रिज़ल्ट नहीं आया है तो भाई ऐसे में आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो नियम दिया गया है, इसमें यहाँ पे देखेंगे जो नियम दिया गया है, केवल वही अभ्यर्थी, इसमें जो नियम है ये केवल वही अभ्यर्थी जो इस स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता या अधिक अंक प्राप्त किए हों आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तारीख तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी अंतिम तारीख तक जो है अभ्यर्थी के जो आवेदन की अंतिम तारीख है उस तारीख तक उसके हाथ में मार्कशीट हो जानी चाहिए या उसका रिज़ल्ट पारित हो जाना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी बात यही है, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है। अब देखेंगे दोस्तों भर्ती प्रक्रिया किस तरह होगी। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में तो देखिए लिखित परीक्षा होगी इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। 2015 की जो हमारी नियमावली बनी थी नागरिक पुलिस सेवा की, तो उसके अधीन किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 2015 में, तो इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो गया था, इस वजह से पहली भर्ती प्रक्रिया कुछ और थी। तो देखिए आगे देखेंगे भर्ती प्रक्रिया में अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा लिखित परीक्षा के चरण निर्धारित हैं। सबसे पहली बात भर्ती प्रक्रिया में देखिए क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो है अभिलेखों की समीक्षा। देखिए सबसे पहली बात तो अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी, ठीक है, और उसके बाद शारीरिक परीक्षा भी होगी भाई, शारीरिक परीक्षा होगी, आप स्वस्थ हैं, आप में कोई बीमारी या कोई बीमारी नहीं, गंभीर बीमारी, बहरहाल जो जाड़ा बुखार तो शायद हो ही सकता है, जुकाम खांसी ये भी हो सकती है, लेकिन गंभीर बीमारी ना हो, जैसे कोई भी कैंसर हो, टीबी हो, जैसी ये जो घातक बीमारी होती हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल फिर उसके बाद जो है लिखित परीक्षा, यानी 4 चरणों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। 4 चरण होंगे इसके, ठीक है, एक ये चरण हो गया और एक हो गया चौथा ये चरण लिखित परीक्षा, चरण निर्धारित। तो 4 चरण हो गए, 4 चरणों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा भाई। पहले हो सकता है पहले आपका होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी,
और उसके बाद भाई फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, अभिलेखों की समीक्षा होगी। उसके बाद तुम्हारी शारीरिक जो मेडिकल होगा, और शारीरिक दक्षता पहले तो आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो इस तरह से आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद में देखिए अभिलेखों की समीक्षा कैसे की जाएगी ये आप सब जानते ही हैं। और शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल वगैरह वगैरह ये सब होगा, मेडिकल भी होगा। अगर आप इन चीज़ों में सब में अच्छे रहते हैं तो उसके बाद में जो है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है। अब बात कर लें भाई लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में देखिए दोस्तों क्या होगा, लिखित परीक्षा में देखिए कुल मिला के 400 अंक होंगे। लिखित परीक्षा के जो अंक होंगे वो 400 होंगे और 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी 400 तो अंक होंगे, 400 नंबर का होगा जो हमारा पेपर होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 होंगे क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का होगा पेपर। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो भाई ये ध्यान कर लें कि सब्जेक्ट, ये तो हमारी जो नंबर हैं वो आ गया, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे। और एक बात और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग शायद 1/4 की होगी। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सही है केवल सही को करके आएँ, गलत ना करें, अन्यथा 4 गलत क्वेश्चन करने पर आपका 1 अंक सही वाला भी काट दिया जाएगा। तो आपसे भाई ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या करते हैं बच्चे, जो ज़्यादातर बच्चे नहीं पता होता और वो इसी तरह इसकी गलतियां करते हैं, जो अच्छे अंक होते हैं उन्हें भी वो गायब यानी कम कर लेते हैं। तो ये आपको ये गलती नहीं करनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है भाई, ये होगी नेगेटिव मार्किंग। बाद थोड़ा सा और नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट बता दूं, एक तो हिंदी होगी, जो सब्जेक्ट में हमारी एक हिंदी हो गई। ठीक है, एक मूल विधि और संविधान हो गया, मूल विधि या संविधान होगा, एक मैथ हो गया हमारा, एक रीजनिंग हो गई। 4 सब्जेक्ट होंगे टोटल, और प्रत्येक 100 नंबर का होगा, यानी 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से आएंगे। तो आपको देखिए मैथ, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान और आपका जो है हिंदी, इन चारों विषयों की आपको जी तोड़ मेहनत करके तैयारी करनी है और बहुत ही अच्छी रैंक जो है इनकी बनानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात और देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण बात और है, अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार एक पाली अथवा एक से अधिक पाली में लिखित परीक्षा कराई जा सकती है। देखिए ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चे एक साथ ना बैठ पाएँ, क्योंकि काफ़ी जो है कंपटीशन रहेगा इस एग्ज़ाम में, तो सारे बच्चे एक साथ ना बैठ पाएंगे। तो उनके लिए अलग अलग बैठाने का भी प्रावधान है। आपको पहली दूसरी पाली के आधार पे बैठाया जा सकता है। तो अभ्यर्थी की जो संख्या के अनुसार जो है बैठाया जा सकता है कि आपको एक से अधिक पाली में, यानी पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में बैठना पड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने पर अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी देने वाली बात है ये, कि अगर आपके 50% यानी आप मान के चलिए 100 नंबर का आया सामान्य हिंदी 100 नंबर का आया, और आपने उसमें से 49 नंबर आए हैं, और बाकी सब में आपके 70% नंबर हैं, यानी 70 नंबर हैं, तो आपको अघोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर हिंदी में कम है। आपको 50% लाने थे, यानी 100 नंबर था, 50 लेके आने थे, तो आप 1 नंबर से अघोषित कर दिए जाओगे। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, हर विषय में आपको कम से कम 50% का रैंक बनानी है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आगे तो भाई आप जानते ही हैं, इसके लिए जो इसमें देखिए हर कैटेगरी की जो अलग लगेगी। परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार चयन सूची तैयार कर
संतुष्टि सहित विभाग अध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। देखिए दोस्तों, अब क्या है, ये तो सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सभी के लिए ये 50% का रूल सभी के लिए हैं। उसके बाद 50% जो परसेंट नंबर आए हैं सबके, उनकी जो सूची बनेगी उसमें से जो मान के चलते हैं कि 5200 पद आएंगे, 5200 की भर्ती निकली है, तो उनमें से जो टॉप 5200 होंगे हर कैटेगरी के आधार पे, मान के चलते हैं जनरल के मान के चलिए 5200 में से 2500 जनरल के हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2500 जनरल के रहेंगे, तो जनरल में 2500 जनरल के टॉप 2500 को, टॉप जो होंगे, जो टॉप 2500 होंगे केवल उन्हें ही लिया जाएगा, टॉप 2500 को लिया जाएगा जनरल कैटेगरी से। उसी आधार पे जितने बच्चे टॉप होंगे उतने ही आधार पे एससी के मान के चलिए निकलती हैं 500, तो 500 में क्या होगा, 500 या 700 या 1000 मान के चलिए, तो केवल टॉप 1000 कैंडिडेटों को ही लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिनके नंबर टॉप पे 1000 बच्चों में लिस्ट में नाम आएगा, केवल वही इसका दावेदार बनेगा। तो इस आधार पे जो है एससी एसटी ओबीसी की सूची बनकर तैयार की जाएगी। आप फीस तो जानते ही हैं भाई, जो यूपी पुलिस बोर्ड की जो फ़ीस है वो आवेदन की वो 400 रुपये है, ये तो पहले से ही निर्धारित है, ठीक है। और आवेदन की प्रक्रिया आप जो है इसकी वेबसाइट से जब ऑनलाइन होंगे तो आप इसके जो वेबसाइट है उससे आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके देखिए, ये तो थी सामान्य सी थोड़ी बहुत जानकारी। अब इसकी जो विस्तृत जानकारी हम जैसे मान के चलिए सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा, इससे अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी हमें बोरिंग सा लगने लगता है। तो सबसे पहले भाई इन चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए। आपको हिंदी, इन 4 सब्जेक्टों को गांठ बांध लो, इन चारों सब्जेक्टों की तो गांठ बांध लो, बिल्कुल अच्छी तरीके से गांठ बांध लो इन चारों सब्जेक्ट की। तो आपको इनकी जी तोड़ मेहनत, और सबसे ज़्यादा मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान, इन 3 चीज़ों पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा है, आप सहज उसे 1 दिन में 2 दिन में नहीं पढ़ सकते, 10 दिन में नहीं पढ़ सकते, उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए, लंबा पीरियड चाहिए। हो सकता है आपको महीने 6 महीने तक लग जाएं, साल भी लग सकता है आपको सामान्य ज्ञान में अपनी जानकारी स्थापित करने के लिए। सामान्य ज्ञान में देखिए संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और जो हमारे समाज है वो किस आधार पर चल रहा है, कैसे उसे चलना चाहिए, सभी चीज़ों की जानकारी एक पुलिस वाले को होना चाहिए, एक दरोगा को ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मूल विधि, हमारी जो मूल विधि है आईपीसी के बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, कौन सी धारा कब लगती है और कैसे लगती है, ठीक है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये हमारी जो बेसिक सी जानकारी है, सामान्य थोड़ी सी, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इससे जो आगे की जो हमें सिलेबस जो रहेगा उसे हम अगली वीडियो में कराएंगे। देखिए हिंदी में कौन कौन क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, और मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, ये सब चीज़ की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। तो चलिए मिलेंगे इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।